हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल के लगातार कमज़ोर होने और ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात के दरमियान अमेरिका की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में इजराइल और इन मुल्कों के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कायम करने की वकालत की है। सऊदी अरब खुद को अमेरिकी असर से आज़ाद रखते हुए रूस से भी अच्छे ताल्लुकात बना रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करके ओपेक प्लस की तेल निकालने की हद मुकर्रर किए जाने पर बात की है। अमेरिका इस पर नाराज़गी जता चुका है। उधर इजराइल ने आज सुबह वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में एक फ़िलिस्तीनी घर को ये कहते हुए तबाह कर दिया कि वहाँ रहने वाले नौजवान ने आतंकवादी हमला किया था। हमास का कहना है कि इस तरह से घरों को डिमोलिश करके फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के पुख्ता इरादों को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। साथ ही इजराइल के साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार का कहना है कि हमें हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी जंग का सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वो खाड़ी के अरब मुल्कों के साथ कोऑपरेशन जारी रखने के लिए पाबंद हैं और वाशिंगटन इस इलाके के मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन इस वक्त सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब अमेरिका के मुखालिफों के साथ मेलजोल बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अमेरिका अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर में इलाकाई अलायंसेस बदल रहे हैं, खाड़ी में अपने अरब पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात मजबूत करने और अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने के बारे में इलाके के मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की है। कल एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में स्ट्रेटेजिक साझेदारी पर अमेरिका और जीसीसी मुल्कों की मिनिस्टर लेवल की मीटिंग में तकरीर की। ब्लिंकन ने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत के बाद राजधानी रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर लेवल के मीटिंग के दौरान कई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने को फैलाने और गहरा करने के लिए इलाकाई मुल्कों के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। एक अमरीकी अफसर ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि ब्लिंकन ने एक दिन पहले बिन सलमान के साथ मुलाकात के दौरान सऊदी अरब के इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने का इम्कान बताया था, लेकिन बाइडेन सरकार इजराइल में उम्मीदों को कम करने की भी बात कर रही है कि इस तरह का समझौता जल्दी नहीं हो सकता। ब्लिंकन की तकरीर इस इलाके में अमरीकी दोस्तों को भरोसा दिलाने पर ज़्यादा फोकस थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका इस इलाके में ये कहने के लिए है कि हम आप सभी के साथ साझेदारी में गहराई से दिलचस्पी रखते हैं। जीसीसी मिडिल ईस्ट के लिए हमारे नज़रिए की बुनियाद है जो ज़्यादा स्टेबल, महफूज और खुशहाल है। ब्लिंकन ने जद्दा पहुंचने पर अहम मुलाकातें की हैं और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के मकसद से ये दौरा शुरू किया है, जबकि सऊदी अरब ने अमेरिका के मुखालिफों के साथ नज़दीकी ताल्लुक बनाना शुरू कर दिया है। दहाइयों पुराने दोस्तों के बीच ताल्लुकात हाल के दिनों में तनावपूर्ण रहे हैं, ख़ास तौर से ह्यूमन राइट्स और तेल की पैदावार के मामले में। पिछले साल तेल की आसमान छूती कीमतों को कम करने में मदद के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका की दलीलों को खारिज कर दिया था। ब्लिंकन के 3 दिन के दौरे के पहले ही दिन सऊदी अरब में ईरान की 7 साल के बाद एम्बेसी खुली है, जिसे ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली रज़ा बिगदली ने ताल्लुकात में नया दौर बताया है। उसी दिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के दुश्मन समझे जाने वाले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की मेज़बानी की। इससे पहले पिछले महीने सीरियाई प्रेसिडेंट बशार अल असद ने जद्दा में अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। अमेरिका ने असद को इनवाइट करने के फैसले की भी नुक्ताचीनी की थी। रियाद में जीसीसी हेडक्वार्टर में कल हुई मीटिंग में खाड़ी के मुल्कों और लीडर्स के दरमियान कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग के एजेंडे में यमन, सूडान, सीरिया और फिलिस्तीनी इलाकों में टकराव समेत इलाके के खास मामला थे। ब्लिंकन ने जीसीसी मिनिस्टर्स को बताया कि एक साथ हम यमन में टकराव के हल के लिए एक फैसले तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं।
और ईरान के गड़बड़ी फैलाने वाले बर्ताव का मुकाबला करना जारी रखने के लिए काम कर रहे हैं। हम सीरिया में सियासी हल तलाशने के लिए अडिग हैं, जिसके तहत इसका इत्तेहाद और सॉवरेनिटी बनी रहे और वहां लोगों की ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। जीसीसी मिनिस्टर्स की मीटिंग से कुछ देर पहले ब्लिंकन ने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मार्च में ईरान के साथ ताल्लुकात फिर से बहाल करने के ऐलान के बाद सऊदी अरब ने ईरान के दोस्त सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं और यमन में अमन के लिए जोर दिया है, जहां उसने बरसों से ईरान की सपोर्ट वाले हूथियों के खिलाफ फौजी अलायंस की रहनुमाई की है। एक अमरीकी अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि ब्लिंकन ने जद्दा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ खुली साफ बातचीत की है। ब्लिंकन ने आम तौर पर और ख़ास मामलात के बारे में ह्यूमन राइट्स के मामलात भी उठाए हैं। तकरीबन 100 मिनट चली मीटिंग में सूडान से अमरीकी शहरियों को निकालने में सऊदी मदद, यमन में डिप्लोमेटिक बातचीत की ज़रूरत और इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के इम्कान समेत कई मामलात पर बातचीत हुई। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में दाइश को नाकाम करने के लिए हुई इलाकाई मुल्कों की मीटिंग के दौरान सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने कहा है कि उनका मुल्क ISIS यानी दाइश के दोबारा उभरने को रोकने और टेररिज्म का मुकाबला करने की कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए मुत्तहिद कोशिशें ज़रूरी हैं। इस मौके पर अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने दाइश को हराने और टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की पाबंदी को दोहराया। उन्होंने वार्निंग दी कि अफगानिस्तान और कुछ अफ्रीकी मुल्कों में ISIS के हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दाइश टेररिस्ट को कैंपों में रखने से वे दोबारा मजबूत हो सकते हैं, इसलिए सभी गैर मुल्की टेररिस्ट को उनके मुल्कों में वापस भेजा जाना चाहिए, जो उनके मुताबिक सीरिया में अल होम कैंप को ख़त्म करने के लिए अहम कदम है। ऐसे वक्त में जबकि अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब में हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वाशिंगटन को एक अहम पैगाम देने की कोशिश की है कि अब रियाद सिर्फ अमरीका पर ही डिपेंड नहीं रह सकता। मॉस्को में प्रेसिडेंट हाउस क्रेमलिन ने एक बयान जारी करके कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस ने ओपेक प्लस कोऑपरेशन की तारीफ की है। रॉयटर्स के मुताबिक कल वेडनेसडे को व्लादिमीर पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान ने एक टेलीफोन बातचीत के दौरान तेल पैदा करने वाले ओपेक प्लस मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन की तारीफ की है। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर क्रेमलिन के एक बयान में कहा गया है कि इंटरनेशनल एनर्जी बाजारों में स्टेबिलिटी को यकीनी बनाने के सिलसिले में तफसील से चर्चा की गई है। दोनों लीडर्स ने ओपेक प्लस के ढांचे के अंदर जारी कोऑपरेशन की तारीफ की, जिससे तेल की सप्लाई और मांग के बीच बैलेंस यकीनी बनाने के लिए वक्त पर और असरदार कदम उठाने में मदद मिली है। इस हफ्ते ओपेक प्लस ग्रुप की मीटिंग में हुए समझौतों की अहमियत पर ध्यान दिया गया, जिसके तहत सऊदी अरब 2024 में तेल की सप्लाई को महदूद करने के लिए ओपेक प्लस समझौते के तहत जुलाई में अपनी पैदावार में गहरी कटौती करेगा। पिछले संडे को ओपेक प्लस मुल्कों ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जनवरी 2024 से हर दिन 14 लाख बैरल तेल की पैदावार कम करने का फैसला लिया है। इसी दरमियान इजराइल की फौज IDF ने जेरूसलम बस स्टॉप बम धमाकों के मुलजिम के रामल्ला में मौजूद घर को आज सुबह सवेरे तबाह कर दिया। 26 साल के इस्लाम फर्रूख के घर को गिराने की कार्रवाई के वक्त होने वाले टकराव में 6 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि फिलिस्तीनी भीड़ ने उनकी तरफ पत्थर और फायर बम फेंके, जिसके जवाब में फौज ने गोली चलाई। एक बड़े धमाके से 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल को उड़ाए जाने से पहले फौज ने इस्लाम फर्रूख के घर में गोला बारूद रखने के लिए ड्रिलिंग करने वाले फौजी इंजीनियरों का वीडियो जारी किया है। IDF का कहना है कि हाई कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद घर को तबाह कर दिया गया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि टकराव के दौरान 6 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 लाइव फायर के नतीजे में जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा का कहना है कि एक फोटो जर्नलिस्ट मोमिन सुमरीन को रबर की गोली से सिर में चोट लगी है और उसकी हालत स्टेबल बताई गई है। इजराइल के मुताबिक 23 नवंबर को 26 साल के फर्रूख ने जेरूसलम
यरूशलेम के एंट्रेंस गेट के पास 2 बस स्टॉप्स पर 2 बम धमाके किए थे, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। खुफिया एजेंसी शिन बेट के मुताबिक फर्रुख पूर्वी यरूशलेम में कफर अकाब का रहने वाला था, जो रामल्ला इलाके में ज्यादातर रहता था। उसने दाइश से ताल्लुक की वजह से हमले को अंजाम दिया था। फर्रुख पर दिसंबर में इस हमले का इल्जाम लगाया गया था। उधर गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास का कहना है कि फिलिस्तीनी घरों को तबाह करने की इजरायली कार्रवाइयों से फिलिस्तीनी इरादे नहीं टूटेंगे। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद हमजा ने एक बयान में ऐलान किया है कि कब्जे वाले अल कुद्स के फिलिस्तीनी रहने वाले अपने घरों को तबाह करने के लिए इजरायली कार्रवाइयों के बावजूद अपनी मादर वतन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अडिग रहेंगे। इजरायली पुलिस की सिक्योरिटी के तहत ज़ायोनी यहूदियों के जरिए मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ हाल के बरसों में काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसके नतीजे में होने वाली झड़पों में कई फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं और हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही हमास के सियासी ब्यूरो के एक मेंबर समी अबू ज़ोहरी ने कहा है कि मस्जिद अल अक्सा और अल कुद्स के पुराने शहर में फ़िलिस्तीनियों के दाखिले पर इजरायली पाबंदी लगाने का मकसद फ़िलिस्तीनियों को बेघर करना है। यूनाइटेड नेशंस ने जून की शुरुआत में बताया था कि इजराइल ने मई के आखिरी 2 हफ्तों में वेस्ट बैंक और पूर्वी अल कुद्स के कब्जे वाले शहरों में तकरीबन 43 फ़िलिस्तीनी इमारतों को तबाह किया है। 2022 के आखिर से जब बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत में लौटे हैं, तब से फ़िलिस्तीनी घरों को गिराने की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। इसी बीच इजराइल के साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मेजर जनरल याकूब अमिड्रोर ने चैनल 14 से बात करते हुए कहा है कि इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ बड़ी जंग की तैयारी करनी चाहिए। नेतन्याहू के साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अमिड्रोर का कहना है कि हमें बराबर तैयारियों के साथ सभी मोर्चों पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। जिस वक्त हम वेस्ट बैंक में काम करने के लिए बड़ी तादाद में फौजियों को तैनात कर रहे हैं, हम लेबनान के साथ जंग में भारी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि ये बड़े साजो सामान और ज़्यादा फौजियों के साथ ज़्यादा मुश्किल जंग होगी। पिछले महीने अमिड्रोर ने मारिफ अखबार से भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इजरायली फ़ौज हिजबुल्लाह के साथ जंग में जाएगी और फ़ौज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ईरान के साथ जंग की तैयारी में तेज़ी लाने की अपील करते हुए इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि ये ईरान और हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ एक आसान दौर नहीं होगा। हिजबुल्लाह के ज़रिए इजराइल के नॉर्थ के बॉर्डर के पास फ़ौजी एक्सरसाइज किए जाने के 1 हफ्ते बाद अमिड्रोर का ताज़ा बयान सामने आया है। आपने देखा कि अमेरिका को सऊदी अरब में बड़ी कामयाबी की उम्मीद कम ही है। सऊदी अरब का एंटनी ब्लिंकन के वहां रहते हुए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करने से पैगाम साफ है कि अब हालात बदल चुके हैं। इजराइल इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिकी कोशिशों के नतीजे में सऊदी अरब और इलाके के और अरब मुल्कों से उसके ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। लेकिन सऊदी अरब और ईरान और साथ साथ रूस और चीन से बेहतर होते ताल्लुकात के दौर में ऐसा होना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।